हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की यह स्पेशल टेस्ट सीरीज़ प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज़ में हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कवर करते हैं। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में आपके 2-3 क्वेश्चन कवर होते जाते हैं और इस तरह आपके मात्र 10 मिनट में 50+ क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या डिंगल पिंगल? देखिए, आदिकाल में डिंगल और पिंगल ये 2 शैलियाँ प्रचलित थीं। जो डिंगल शैली है उसका प्रयोग वीर रस की रचनाओं में होता था और जो पिंगल शैली है उसका प्रयोग कोमल मनोभावों को प्रकट करने के लिए किया जाता था। और पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया। इस तरह से जो ये रासो ग्रंथ हैं वह ब्रज भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? इसमें विषय पूछा गया है कि वीर गाथा काल के रासो काव्य में कौन सा वर्ण विषय नहीं है। हमें नहीं देखना है। क्या देखना है? नहीं। देखिए, आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन इसमें तो था, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी था, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। देखिए, कृष्ण लीला का प्रतिपादन भक्ति काल में था, वीर गाथा काल में नहीं था। तो हमारा यही आंसर सही हो जाता है। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन ये वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में वर्ण विषय था। ठीक है, तो वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में कौन सा विषय नहीं था? कृष्ण लीला का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल? और ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारण काल। जो ये गियर्सन हैं इन्होंने 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को चारण काल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसलदेव रासों में श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध? और ये पूछा गया था टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में। इसका सही आंसर है सी, यानी कि गेय। जो बीसलदेव रासो है वह मूलतः गेय काव्य था, गेय काव्य था। ठीक है, और इसकी रचना नरपत नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। जो ये बीसलदेव रासो है यह आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परिवार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा, जो बीसलदेव रासो है इसकी श्रृंगार परंपरा आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता इसका। यह विद्यापति में आती है। विद्यापति से होते हुए यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीत काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। और ये जो बीसलदेव रासो है यह हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन इसमें सबसे पहले मिलता है। तो जो बीसलदेव रासो है इसमें 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? अभी देखा था, इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति नाल और ये पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? बीसलदेव की पत्नी राजमती, रूपमती, नागमती या ज्ञानमती? तो इसका सही आंसर है राजमती। जो बीसलदेव है उसकी पत्नी कौन है? राजमती। ये पूछा गया था एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में से कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जस चंद्र का? ये पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में और इसका सही आंसर है ए, बीसलदेव रासो। जो ये बीसलदेव रासो है यह प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य है और इसमें 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और परमाल रासो? तो ये पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में और इसका सही आंसर हो जाएगा बीसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजमती से रूठकर वीसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र? देखिए, ये जो वीसलदेव है ये वीसलदेव रासो का पात्र है। वीसलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। इसमें यह वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा यानी कि जो वीसलदेव है वह उड़ीसा चला गया। कहाँ चला गया? उड़ीसा चला गया और वहाँ जाकर 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वो तो चला जाता है लेकिन राजमती 12 वर्ष तक उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। ठीक है ना। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रासो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपतनाल का बीसलदेव रासो, जगनिक का परमाल रासो या दलपति विजय का खुमान रासो? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगनिक का परमाल रासो। ये जो जगनिक का परमाल रासो है इसे आलखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा यानी कि जो उत्तर प्रदेश में आता है महोबा, उसके वीर आल्हा और ऊदल की वीरता की गाथा है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1965 में चार्ल्स इलियट ने जिस आलखंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। अभी डिस्कस किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जगनिक। जगनिक का जो परमाल रासो ग्रंथ है इसमें आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में दिखाया गया है। आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। जो आलखंड है उसका दूसरा नाम क्या है? खुमान रासो, विजयपाल रासो, हम्मी रासो या परमाल रासो? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो का ही दूसरा नाम आलखंड है या आलखंड का ही दूसरा नाम परमाल रासो है, जिसकी रचना किसने की थी? जगनिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है नल्ह सिंह, जगनिक, हेमचंद या शारंगधर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगनिक और ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? परमाल रासो में, पृथ्वीराज रासो में, खुमान रासो में या हम्मी रासो में? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में और इसका सही आंसर हो जाएगा परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कवि जगनिक की रचना का नाम है खुमान रासो, मृगावती, आलखंड या पद्मावती? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये घुमा फिरा के कभी खुमान रासो के नाम कभी आलखंड के नाम से, कभी परमाल रासो के नाम से पूछा जाता है, कभी कवि का नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि आलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परमाल रासो के लेखक, इसमें परमाल रासो के लेखक पूछे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगनिक। यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आल्हा और ऊदल, आल्हा और ऊदल किस राजा के सामंत थे? परमाल, जगनिक, कीर्तिदत्त या औरंगजेब? यह पूछा गया था यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में। ये जो आल्हा और ऊदल थे ये राजा परमाल के दरबार के सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासो में किया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वर्ष लें कुकर जिए और 13 लें जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार? किस विधा की रचना है? इसमें विधा पूछी गई है। ऑप्शन है सोहर, कजली, बिरहा या आल्हा? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। ये जो पंक्तियां हैं ये जगनिक के द्वारा रचित परमाल रासो से ली गई हैं। इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इस ग्रंथ में जितनी वीर भावना का प्रौढ़ रूप मिलता है उतना कहीं और दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह है आल्हा विधा। क्या है? आल्हा विधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी या रामचरितमानस? यह पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो है यह वीर गाथा काल का सबसे प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का
प्रथम महाकाव्य कहा है तथा इसके जो रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। तो जो चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, इसको तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और इसके कवि को यानी कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। इसका सबसे बड़ा संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। और ये जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। किस रूप में? शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये जो चंद्रबरदाई हैं, जो चंद्रबरदाई थे, ये महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने कहा है पिंगल। क्या कहा है? पिंगल, जो कि कोमल भावों को व्यक्त करने वाली शैली है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेम का संयोगिता का परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं थे, बल्कि उनके सखा और सामंत भी थे और इनको षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं का ज्ञान था। वे उसमें पारंगत थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? किसे माना है? विद्यापति, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई या अमीर खुसरो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और इन्हीं की रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। यह पूछा गया था NVS TGT परीक्षा 2019 में। तो दोस्तों, हमारी यह टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।